साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये मौर्य जो चल रहा है, मौर्य प्रशासन हो गया है, मौर्य कालीन व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और मौर्य साम्राज्य में जो बचा हुआ है मौर्य अर्थव्यवस्था और मौर्य समाज बचा हुआ है। इससे पहले मौर्य साम्राज्य के सारे जो है राजनीतिक और राजनीतिक के बाद प्रशासनिक दृष्टि से हम मौर्यकालीन देख चुके हैं। अब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हम देखेंगे और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बाद कुछ मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से ही सबसे पहले हम एक सुनिश्चित प्रणाली या एक रूपरेखा ऐसी बनी कि यह राजस्व व्यवस्था सबसे पहले मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में हमें मिलती है, जिसकी रूपरेखा एक निश्चित प्रणाली में बना हुआ था। यानी कि जैसे कि भूमि कर मुख्य रूप से कर टैक्सेशन की व्यवस्था थी और भूमि पर टैक्स 1/6 जो लिया जाता था, जो अमूनन 1/6 लिया जाता था। ये दो प्रकार के टैक्सेशन होते थे, ये वन कर या सेतु कर के रूप में और भूमि कर के रूप में अलग अलग टैक्सेशन होता था। ये जो सेतु कर है, इसका हम सुदर्शन झील से देखते हैं कि वहाँ से भी टैक्सेशन की व्यवस्था थी सौराष्ट्र में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो मंत्री ने बनवाया था, पुष्यगुप्त ने। तो ये हम अभी सिलसिलेवार एक करके लिख लेते हैं। लेकिन मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ये दो चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। जानकारी मुख्य रूप से हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है, और मैगस्थनीज की इंडिका से भी मिलता है। और सामाजिक व्यवस्था तो पूरा का पूरा ही हमें मौर्यकालीन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तथा मैगस्थनीज की इंडिका के रूप में देखते हैं। और जो समाज में कौटिल्य की अर्थव्यवस्था के अलावा जो मैगस्थनीज की अर्थव्यवस्था में 7 वर्ग दिए गए हैं, ये परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है और आते भी हैं। तो आज हम लेके अर्थव्यवस्था में सिलसिलेवार जो इम्पॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम देख लेते हैं। और फिर बाकी जो बचा क्या है, इस तरीके से हम सिक्के जो अर्थव्यवस्था में है महत्वपूर्ण है, सिक्का कैसे व्यापार होता था, सिक्का है या भूमि कर है 1/6 लिए जाते थे, या सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील, तो इसके बारे में पूछा जाता था। जैसे जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, वो हम लिखेंगे। 1/6 भूमि कर है, हम ये लिखेंगे। तीसरा कि हमें सिक्के कौन कौन से मिलते थे, चांदी के सिक्के भी मिलते थे करशापड़ के रूप में, या सोने के भी सिक्के मिलते थे, और जो कहते हैं तांबे के भी सिक्के मिलते थे। तो इन सबको सिक्के और इन सिक्कों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति हमने जो अभी अध्यक्ष और ये सब लिखवाया था, उसमें ये सब था। हालांकि रूपदर्शक नाम का जो है एक अधिकारी है जो इनका निरीक्षण भी करता था। तो इस तरीके से हम एक व्यवस्थित जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को लिख लेते हैं और एग्जाम में वही आएगा। अभी तक जितने भी IAS PCS या छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं वहीं से आए हैं, और हमने मौर्य काल को बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाया है। और इसको 8 भागों में, आज 8वां भाग है, छोटे छोटे भागों में करके हम मौर्य व्यवस्था पढ़ाए हैं। इसके बाद मौर्योत्तर चलेगा, और मौर्योत्तर के बाद गुप्त साम्राज्य, गुप्त जो है साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद गुप्तोत्तर, और गुप्तोत्तर के बाद हम सामंतवादी व्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, और सामंतवादी व्यवस्था के बाद जिसको राजपूत काल कहा जाता है, और राजपूत काल के बाद हम सीधे जो है आ जाएंगे मध्यकाल में, यानी पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में बांट करके हम मध्यकाल में आ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन व्यवस्था या मुगल काल में आ जाएंगे। उसके बाद जो है जो मुख्य रूप से जो फोकस ज़्यादा हम करेंगे आधुनिक भारत पे करेंगे। आधुनिक भारत पे बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो दृष्टियों से आधुनिक भारत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के साथ साथ आगे हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी उसमें देखते हैं, जो कि हमें राजनीति शास्त्र यानी कि राज व्यवस्था में भी आधा पार्ट मिल जाता है। तो दोनों क्वेश्चन मिला के ज्योग्राफी हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि हम बहुत जल्दी ज्योग्राफी का भी अपलोड करने वाले हैं और साथ ही साथ राज व्यवस्था पॉलिटी का भी अपलोड करने वाले हैं। तो आज हम मौर्यकालीन व्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था तथा मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था समाज के विषय में थोड़ा लिखेंगे और समझेंगे। तो
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली बार मौर्यकालीन में जो इसका व्यवस्थित ढंग से हम देखते हैं, मौर्यकाल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है या प्राप्त होता है। यह हमने बताया मुख्य रूप से यह भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह उपज का 1/6 हिस्सा होता था। यहां यही लिख लेते हैं, यह उपज का 1/6 हिस्सा होता था। भूमि कर भी हमने बताया 2 प्रकार के थे, सेतु कर और वन कर थे। तो इनको भी अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जान लें कि भूमि कर का हम 1/6 देते थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा एक चीज और हम समझ लेते हैं कि देवमात्रक और अदेवमात्रक जो खेती की जाती थी, उस खेती में जो बिना सिंचाई किए हुए जिन खेतों में उपज पैदा करते थे उनको देवमात्रक, और जिसको सिंचाई के द्वारा हम अन्य को पैदा करते थे वो जो है उसको हम अदेव मात्रक कहते थे। तो बिना सिंचित भूमि को, इसको भी हम थोड़ा लिख लेते हैं कि बिना वर्षा के जो खेती की जाती थी उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। अदेव मात्रक कहा जाता था। ये इसी का उल्टा जैसे हम कह सकते हैं कि यहां पे बिना वर्षा के, तो हम अगर लगा दें वर्षा से जो खेती की जाती थी उसे हम देव मात्रक कहते थे। यही हम तुरंत लिख सकते थे। तो लिख दें, यहां पर लिख लें चाहे, जो खेती वर्षा होने पर ही होती थी उसे देवमात्रक कहा जाता था। यहां पे हम देख लेते हैं, और सिंचाई के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी जो जूनागढ़ के अभिलेख के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसको भी हम लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। सिंचाई की ओर प्रशासन विशेष ध्यान देता था। जो जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर
पुष्य गुप्त वैश्य द्वारा स्वराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण करना। सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख मिलता है, निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे देंगे हम, स्वराष्ट्र ये गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अदेव मात्रक अभी हम एक बार इसका रिवीजन ले लेंगे, थोड़ा सा 1/6 हिस्सा इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देंगे। सुदर्शन झील ये तो इस पे थोड़ा सा पुष्य गुप्त वैश्य, थोड़ा जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन पे हम थोड़ा ध्यान दे देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ हम सिक्के संबंधित कुछ बातों को हम लिख लेते हैं, जैसे कि करसापण वगैरह, करसापण लिख लेते हैं हम यहाँ पर। मौर्यकालीन सिक्के लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करता था, लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करता था। और सिक्के जो जारी करता था वो हम देखते हैं और यह है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलता है, जिसमें करसापण के अलावा हम यहाँ पे पण व धारण, पण कहीं कहीं मिलता है, धारण, यह चांदी का सिक्का होता था। लिख लेते हैं, यह चांदी का बना होता था। करसापण ये एग्जाम में कई बार आया भी है। फिर जो सोने के सिक्के बने होते हैं उसको हम सुवर्ण कहते थे, सुवर्ण, ये सोने का बना सिक्का होता था। यह सोने का बना सिक्का, यह सोने का बना सिक्का होता था। उसके बाद हम मासक देख लेते हैं, यह तांबे का बना सिक्का होता था, यह तांबे का बना सिक्का होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो अर्थव्यवस्था है मौर्यकालीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न लगातार आए हैं और आते ही रहेंगे हमेशा। और फिर हम देख लेते हैं मासक के बाद एक है काकड़ी, ये भी अगर आता है तो भी यह भी तांबे का सिक्का है, यह भी तांबे का, यह भी तांबे का सिक्का है। और यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको ये जानकारी मिलती है। और ये भी देख लेते हैं, मुद्राओं का परीक्षण करने वाले को हम रूप दर्शक कहते हैं, ये भी हम लिख लेते हैं। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। रूप दर्शक मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। यहाँ पे
हम एक चीज और देख लेते हैं। इस समय पंचमार्क सिक्के मिलते थे और कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके पास चांदी या तांबा अगर है तो वो अपना स्वयं का सिक्का बना सकते थे, लेकिन सिक्का उनको बनाने पे उनको ब्याज देना पड़ता था, रुपिका के रूप में टैक्स देना पड़ता था। तो ये हम जान लेते हैं कि ये रुपिका अगर आता है कहीं पे तो वह सिक्के को, अपना स्वयं का सिक्का जो बनाता था उसको शासक को पैसा देना होता था ब्याज के रूप में। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। और इसके बाद हम मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था के बारे में हम कुछ लिखेंगे। हालांकि टैक्सेशन में अभी ये अर्थव्यवस्था में बहुत है। सीता अध्यक्ष का मैंने बता दिया, जहां भी सीता अध्यक्ष या सीता ये बातें जहां आएंगी वहां पे राजकीय कृषि या कृषि संबंधित बातें आएंगी। और तो कुछ चीजें हमने प्रशासन के द्वारा ही मिल जाता है हमको, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जैसे सुदर्शन झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है। रूप दर्शक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चांदी का सिक्का है या जो है ये तांबे का सिक्का है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से देवमात्रक और अदेवमात्रक भी पेपर में कई बार आ चुका है। और भूमि के कितना हिस्सा लिया जाता था टैक्सेशन के रूप में, ये भी एग्जाम में आ चुका, जो 1/6 लिया जाता था। ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये लगातार प्रश्न आएंगे, क्योंकि यही महत्वपूर्ण जो है, यही ऐसा तथ्य है, ऐसा जो है व्यवस्था का मुख्य जो है यहीं से कि जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा हमसे यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ देखेंगे। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज के कुछ विवरण से हमको प्राप्त होता है, और इन्हीं दो विवरण के आधार पे हम बहुत कुछ मौर्यकालीन व्यवस्था करते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने 7 प्रकार के हमें यहाँ पे व्यवस्थाएं बताई हैं कि समाज में 7 वर्ग रहते थे, क्योंकि मेगास्थनीज अलग अलग वर्ग की पहचान नहीं कर पा रहा था, इसलिए 7 वर्ग की बात करता है, जिसमें दार्शनिक को वो पहले स्थान पे रखता था। दार्शनिक, किसान, इस तरीके से अहीर और सैनिक, निरीक्षण और सभासद, इस तरीके से वो बंटवारा करता है मेगास्थनीज, क्योंकि वो भारतीय समाज से में उनको जो ब्राह्मण जैसे लोग वो दार्शनिक के रूप में दिखे। जो खेती करता था, किसान करता था, हालांकि सभी लोग ज़्यादातर किसान मतलब वो करते थे, किसान की इसमें बहुत छूट दी गई है। आपात स्थिति में ब्राह्मणों को भी ऐसी व्यवस्था दी गई थी जो क्षत्रिय का रूप या वैश्य का रूप जो है धारण कर सकता था। तो आपातकालीन स्थिति में काफ़ी कुछ उनको मौका दिया गया था, जो सामाजिक व्यवस्था थी मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो हम एक एक करके हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मौर्यकालीन समाज का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज के विवरणों से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो, मतलब फिर कहाँ से प्राप्त होता है तो ये हम दे सकते हैं। हालांकि कुछ हमको पुरातात्विक साक्ष्य से भी हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें यहाँ प्राप्त होती है। फिर हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर कहा गया है तथा उसे मलेच्छों से भिन्न माना गया है। मलेच्छों से भिन्न माना गया है।
ब्राह्मण जो यज्ञ कराते थे मैगस्थनीज के द्वारा हमको इसकी जानकारी होती है। तो हम ये जान लें कि ये फैक्ट जो है ब्राह्मण यज्ञ शुरू से कराते आए हैं, स्मृत काल से लेके यहाँ तक जो ब्राह्मण ही यज्ञ कराते हैं। तो हम फैक्ट यहाँ पे फैक्ट के रूप में नहीं डालते हैं, आसान फैक्ट है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि मैगस्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैगस्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया गया है। जो यहाँ अर्थात भारतीय समाज से भिन्न दिखता है, भिन्न है। तो हम 7 को लिख लेते हैं। 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है दार्शनिक, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, और चौथा है कारीगर एवं शिल्पी, कारीगर एवं शिल्पी। पांचवा है सैनिक, छठा है निरीक्षक, और 7वां जो इसके अलावा दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद एवं अन्य शासक वर्ग कुछ थे, उनको रखा है। ये मैगस्थनीज द्वारा जो ये 7 दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगातार पेपर में आया है कि मैगस्थनीज के द्वारा जो ये विवरण दिया गया है, वर्गों में विभाजित किया गया है, उन वर्गों का वर्गीकरण है, ये मैगस्थनीज का वर्गीकरण है। तो और भी कुछ बातें हम समाज में देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे पुनर्विवाह और नियोग प्रथा थी। पुनर्विवाह तो समझ में आ ही रहा है। नियोग प्रथा का मतलब ये कि जिनका पति मर गया हो या विदेश में हो या पुत्र प्राप्ति के लिए वो अपने देवर से संबंध बनाती थीं, तो उस प्रथा को हम नियोग प्रथा कहते थे। और इसके अलावा हमें सती प्रथा का कोई उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है और मैगस्थनीज के भी विवरण में नहीं मिलता है। लेकिन कुछ उत्तर पश्चिमी विवरणों में हमको जो सैनिक द्वारा के बाद कुछ सती प्रथा के उल्लेख मिले हैं, लेकिन कुल मिला के हम यही लिखेंगे कि सती प्रथा का उल्लेख हमको नहीं मिला है। दूसरी बात ये कि जो मौर्यकालीन स्त्रियों के लिए जो व्यवस्था थी वो कठिन थी, लेकिन फिर भी उनमें उनको कहीं ज़्यादातर मतलब जो बड़े घरानों की होती थीं और उन जो संभ्रांत घराने की औरतें होती थीं, उनको नहीं निकलने का था, उनको अनिष्कासनी कहा जाता था, जो बाहर नहीं निकलती थीं। और तो ये सामाजिक अर्थव्यवस्था में हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, उसके बाद हम लिख लेते हैं। पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा की अनुमति थी। फिर एक फैक्ट हम और लिख लेते हैं यहाँ पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सती प्रथा
के प्रचलित होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि कुछ हमने बताया कि उत्तर पश्चिम प्रांतों में कुछ विवरण में कुछ सती प्रथा के 2-4 उल्लेख मिले हैं, लेकिन संपूर्ण साम्राज्य को देखते हुए यही कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कि सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। और दूसरा जो हमने बताया, संभ्रांत घरों की औरतें बाहर नहीं निकलती थी, उनको अनिष्कासनी कहते थे, जो कि निशान लगाने में बहुत आसानी होगी अनिष्कासनी, तो उसको हम फाइट के रूप में नहीं लिखते हैं। और मित्रों, ये जो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये आज हम समाप्त कर रहे हैं और ये कई किताबों के मिश्रण से हम फैक्ट को लेते हैं, झांसी माली, केसी श्रीवास्तव और अन्य कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से पढ़ के। और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको अगर पूरा इकट्ठा करके देखा जाए तो वो मेंस के दृष्टिकोण से भी विश्लेषणात्मक भी बन जाता है, और फैक्ट के रूप में, प्री के रूप में देखेंगे तो तथ्यात्मक के रूप में है। और छोटे बड़े कोई भी कंपटीशन हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस से लेके या कोई भी IAS के एग्जाम तक का, इसमें संपूर्ण है, कुछ कमी नहीं है। तो आगे फिर हम जो बचा होगा उसको करके और हम मौर्यकालीन व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य समाप्त करेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में शेयर करिए और लाइक करिए। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।